हेलो, माई सेल्फ गणेश एंड दिस इज गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज की वन शॉट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर। तो डुअल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग जानते ही हो। डुअल नेचर में लाइट जो है उसके पास दो नेचर होते हैं। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये सारे के सारे लाइट के वेव नेचर की वजह से शो हो पा रहे हैं। अब लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से शो होता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मेन चीज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, जो कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है कि किसी भी सोर्स से अगर लाइट निकल रही है, मान लो ये सोर्स है, यहां से जो लाइट चारों तरफ निकल रही है, तो लाइट के पास एनर्जी होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पे प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको इसने फोटोन का नाम दिया, कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में निकल रही है। किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में निकल रही है। पूरी एनर्जी एक बार में नहीं निकल रही, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट को इसने नाम दिया फोटोन का। अब उसने फोटोन के बारे में बताया कि फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जितनी लाइट की स्पीड है सेम उतनी ही स्पीड फोटोन की भी है। तो स्पीड ऑफ फोटोन, फोटोन की जो स्पीड है वो सी है, लाइट की स्पीड के बराबर। यहां से इसने फोटोन की एनर्जी बताई कि फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। जो भी यहां से लाइट निकल रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फोटोन की एनर्जी, किसी एक फोटोन की एनर्जी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, h, और फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c/λ। तो ये आ जाती है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये फोटोन की एनर्जी है। तो प्लैंक ने बताया कि लाइट जिससे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बाहर निकल रहे हैं, उन छोटे पैकेट को उसने नाम दिया फोटोन का, और फोटोन की एनर्जी उसने h इंटू न्यू, और फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिख सकते हैं। तो ये फोटोन की एनर्जी आ जाती है। फोटोन का इसने मोमेंटम भी बता दिया। फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा h/λ। लैम्डा है यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट है उस लाइट का वेवलेंथ। तो फोटोन की एनर्जी, फोटोन की स्पीड, फोटोन का मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम है, इसको पी से डिनोट करेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन बता दिया। इसके अलावा उसने बताया कि फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। तो फोटोन कभी भी रुके हुए नहीं रहते, फोटोन हमेशा ही मोशन में रहते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं। दूसरा इसने बताया कि फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता तो फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डेविएट नहीं होंगे। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोटोन अगर सीधा सीधा आ रहा है तो सीधा ही निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो फोटोन की एक खासियत है, फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो इसके बाद आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास होते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, जैसे किसी भी एटम में इस तरीके से 3-4 शेल बना दिए मैंने। अब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बाहर से अगर हल्की सी भी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर से हल्की भी एनर्जी मिल जाएगी तो ये अपनी शेल को छोड़कर बाहर चले जाएंगे और मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। अब ये कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के अंदर तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही ये कंडक्टर के सरफेस को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाना चाह रहा है,
वैसे ही यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो इसको वापस अंदर खींच लेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको अंदर खींच रहा है, जितने फोर्स से खींच रहा है उसको नाम दिया गया रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को इतने फोर्स से अंदर खींच रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से इतना फोर्स मिल जाए, इलेक्ट्रॉन को कहीं से अगर इतना फोर्स मिल जाए, इलेक्ट्रॉन के पास इतना फोर्स अगर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। अब कहने का मतलब है, हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे तो हमने फोर्स बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको इतने फोर्स से खींच रहा है। अब एक और चीज कि इस फोर्स से जो एनर्जी बनी, यानी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से, इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से भी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए, ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। जैसे ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स के बराबर अगर कहीं से फोर्स मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसे ही वर्क फंक्शन के बराबर इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलती है उसके दो तीन तरीके यहां पे बता देते हैं। पहला समझ लो थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर को हीट करना। थर्मल का मतलब हीट हो गया, कंडक्टर को हम हीट करेंगे। कंडक्टर को हीट करने से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि हीट करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए या वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। इसको W0 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और हीट करने से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा थर्मोनिक एमिशन। दूसरा आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, यहां पर मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा दी, किसी भी कंडक्टर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, चार्जेस पे फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। और अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा हो जाए या इसके बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। बस हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड इतनी डाल देनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दे देनी है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज्यादा हो जाए या रिस्ट्रेनिंग फोर्स के बराबर हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप के एमिशन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन या नॉर्मली फील्ड एमिशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये हम एमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। तीसरा आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब इस बार कंडक्टर पे हमें क्या करना है, इस बार कंडक्टर पे हमें लाइट गिरानी है, इस बार कंडक्टर पे हमें लाइट स्ट्राइक करवानी है। और लाइट होती है एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक तरीके से कंडक्टर के ऊपर एनर्जी स्ट्राइक हो रही है। अब कंडक्टर के ऊपर एनर्जी स्ट्राइक हो रही है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस लाइट से एनर्जी मिलेगी। ये जो लाइट है, इस लाइट से उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए या वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस टाइप के एमिशन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें लास्ट आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां कोई दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल भगा भगा आया और आके इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया। यानी इस दूसरे पार्टिकल के पास पहले से एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये भाग के आ रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दे रहा है, तो ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर दे रहा है। यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से एनर्जी आ गई है।
किसी दूसरे पार्टिकल के टकराने से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आई है वो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इस टाइप के एमिशन को कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ दिया कि भाई किसी भी मेटल पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए या उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर एक लेते हैं इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब। तो ये एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब ले लिया, यहां पे एक मेटल प्लेट ले लिया, और यहां पर भी एक मेटल प्लेट ले लिया। तो एक प्लेट ए, इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का। ये क्वार्ट्ज ट्यूब है, समझ लो एक तरीके से ग्लास की बनी हुई है, सिलिकॉन ऑक्साइड की। तो यहां पर एक मेटल है ए जो कि फोटो सेंसिटिव है। ये फोटो सेंसिटिव है, और यहां पर नीचे वोल्टेज लगा देते हैं कोई भी, ऐसे बना देते हैं इसको। बी का वोल्टेज हमने हाई रखा है, ए का वोल्टेज हमने लो रखा है। यहां पर हमने बी, प्लेट बी का वोल्टेज हाई रखा है और प्लेट ए इसका वोल्टेज लो रखा है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मान लो जैसे यहाँ पे कोई हमने अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करवाई, मेटल ए फोटो सेंसिटिव है, जैसे इस पे लाइट पड़ेगी ये ज्यादा रिएक्ट करेगा, फोटो सेंसिटिव है तो ज्यादा रिएक्ट करेगा। अब इस पे लाइट पड़ेगी, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ऐसे। अब इन इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उनको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और हमने यहां पे बना रखा है ए वाला प्लेट लो पोटेंशियल, बी वाला प्लेट हाई पोटेंशियल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागेगा और करंट बनाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करंट, तो यहां पे करंट बन जाएगा। उस करंट को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे जो करंट बन रहा है उस करंट को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो बी का उसने पोटेंशियल देखा हाई है तो बी की तरफ भागा। अब यहां से जो करंट बना उस करंट को नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब मान लो अगर हम यहां पे पहले इंटेंसिटी का मतलब बता देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, लाइट की अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया जा रहा है। इंटेंसिटी इंक्रीजेस मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना, यानी हर फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने का मतलब है एनर्जी का बढ़ना। मान लो एक फोटोन की एनर्जी मैंने 2 जूल्स ले ली, 10 फोटॉन्स की हो जाएगी 20 जूल्स, 50 फोटॉन्स की हो जाएगी 100 जूल्स। जितने ज्यादा फोटोन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। अब मान लो यहां से हमने कुछ लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन निकले, करंट मिल रहा है, नाम दे दिया हमने। अब अगर यहां पे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी चीज मतलब पोटेंशियल। अगर इफ V इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज कांस्टेंट, अगर हमने V को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है जहां से लाइट आ रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी के बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
इंटेंसिटी के बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि अब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो फोटॉन्स, जितने ज्यादा फोटोन इस पे स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे। तो फोटॉन्स के बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ भाग रहे हैं, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, तो ज्यादा करंट मिलेगा। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। मान लो ये करंट ले लेते हैं, ये इंटेंसिटी ले लेते हैं। तो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। करंट, इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ। अब बात करते हैं, यहां पर हमने वोल्टेज और सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ले रखा है। तो देख लो ये ग्राफ। इंटेंसिटी के बाद अब बात करते हैं हम पोटेंशियल की बात करते हैं एक बार जरा। इसके बाद बात करते हैं करंट और वोल्टेज के ग्राफ के बारे में कि वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने से करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो, बी प्लेट का वोल्टेज अभी हाई है। बी प्लेट का वोल्टेज हाई है तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर बी का वोल्टेज हम कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन लो से लो तो मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रुकना चालू कर देगा। बी के वोल्टेज को कम करते जाओ, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पीड कम करेगा। बी के वोल्टेज को एकदम ही कम कर दो जिसपे एक भी इलेक्ट्रॉन मूव ना करे। जब एक भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब करंट क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहा तो करंट जीरो हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो बी का वो वोल्टेज जिस पे करंट जीरो हो जाए उस वोल्टेज को बोला जाता है स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो नेगेटिव आएगा, तो वो मैंने यहां पे ले लिया। मान लो यहां पे करंट जीरो है, इसको नाम दे दिया वी नॉट का। तो यहां पे करंट जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। यहां से स्टार्ट करेंगे। अब मान लो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बी का वोल्टेज एकदम ही नेगेटिव है जहां पे करंट हमें जीरो मिल रहा है। अब बी के वोल्टेज को वापस बढ़ाओ, बी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ले लेते हैं, खाली वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब करंट हो जाएगा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट करंट को कहेंगे सैचुरेशन करंट। कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी तो हमने कांस्टेंट दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने कांस्टेंट ले रखे हैं। मान लो 50 फोटोन है यहाँ पे, तो 50 फोटोन है तो 50 ही इलेक्ट्रॉन है। वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब 50 के 50 मूव कर रहे हैं तो हमें करंट मिल गया इतना। अब वोल्टेज को और बढ़ाओगे तब भी 50 ही मूव करेंगे, तब भी करंट इतना ही रहेगा। अब वोल्टेज को कितना ही मर्जी बढ़ा लो, 50 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो 50 ही रहेंगे और करंट हमारा इतना ही रहेगा। तो इस करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। जिस वोल्टेज को इंक्रीज करने से जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो उस कांस्टेंट करंट को सैचुरेशन करंट कहा जाता है। यहाँ पे बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब मान लो इंटेंसिटी मैंने अगले केस में थोड़ी ज्यादा ले रखी है, तो इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा ले रखी है तो इंटेंसिटी से स्टॉपिंग वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट पे पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर ज्यादा लोगे तो सैचुरेशन करंट ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर 50 है तो मान लो यहाँ पे 100 है। यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट आ रहा है, ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट आ रहा है। तो ऊपर वाले का जो सैचुरेशन करंट है वो ज्यादा आएगा, ऊपर वाले में करंट ज्यादा आएगा। तो ये होता है हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ। तो अगला टॉपिक है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी एक। इन्होंने बताया कि जो फोटोन की एनर्जी है, जिसको मैं W से दिखा रहा हूं, फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में बट जाती है। यानी जैसा कि इन्होंने बताया कि एक फोटोन जब मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। जैसे ही फोटोन मेटल के सरफेस पे पड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लो यहां से फोटोन आया, मेटल के सरफेस पे पड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो उन्होंने एक फोटोन के लिए ये रिलेशन दिखा दिया कि फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, W0 यहां पे वर्क फंक्शन है। W0 यहां पे वर्क फंक्शन है, तो ये वो एनर्जी है जितनी इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाहर निकल रहा है। अब अगर फोटोन के पास इतनी एनर्जी है तो खाली बाहर निकलेगा, लेकिन अगर फोटोन के पास इससे ज्यादा एनर्जी है, मान लो एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल W0 को ले लेता हूं मैं 2 जूल्स,
और W ले लेता हूँ 3 जूल्स। तो फोटोन के पास है 3 जूल्स की एनर्जी, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकाल देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1 जूल की एनर्जी जो रह जाएगी वो कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा स्पीड के साथ, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये इन्होंने इक्वेशन बताई कि जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालती है और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर देती है, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो। अब यहां पर अगर मैं एनर्जी को बढ़ा के 4 कर दूंगा तो वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और एनर्जी मैंने बढ़ाई तो वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। यानी फोटोन की एनर्जी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और फोटोन की एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएंगे? जो W होता है वो होता है h न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, और फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी हो गई चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ी, फोटोन की एनर्जी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब और ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। तो यहां पे मैं ग्राफ समझा देता हूं जो कि है वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसमें हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। इस टाइप का ग्राफ था, इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो। और फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं पहले ν1, पहली फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग वोल्टेज V1 ले लिया। अब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V2, फ्रीक्वेंसी ν2, और बढ़ा देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V3, फ्रीक्वेंसी ν3। यानी तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर दूसरी वाली, फिर पहली वाली। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहां पे तीनों ही केस के लिए इंटेंसिटी सेम दे रखी है, तो तीनों का जो सैचुरेशन करंट हमें दिख रहा है, सैचुरेशन करंट सेम है। अब सैचुरेशन करंट सेम कैसे है? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स का कांस्टेंट होना, और नंबर ऑफ फोटोन्स का कांस्टेंट होने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होना। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। पहले वाले के मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 मूव करे तो कुछ करंट की वैल्यू आ रही है, सेम वही वैल्यू सेकंड के लिए आएगी, सेम वही थर्ड के लिए आएगी, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि इंटेंसिटी के कांस्टेंट होने से सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो एक सिंपल सा यहां पे क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तुम्हें, जैसे मान लो यहां पे 3 मैंने ग्राफ बना दिए हैं, इसमें हमें देख के बताना है कि किस किस का फ्रीक्वेंसी सेम है और किस किस का इंटेंसिटी सेम है। तो इंटेंसिटी किन की सेम होगी? जिनका सैचुरेशन करंट सेम होगा, और सैचुरेशन करंट सेम है 2 और 3 का। यहाँ पे सैचुरेशन करंट 2 और 3 का सेम है, तो 2 और 3 इन दोनों का इंटेंसिटी सेम है। और फ्रीक्वेंसी किस किस सेम है? जिसका स्टॉपिंग वोल्टेज सेम होगा, जो कि 1 और 2 का है। 1 और 2 का स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, तो 1 and 2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी, और 2 and 3 हैव सेम और 2 and 3 का सेम इंटेंसिटी होगा। चलो देख लो यहां तक, ये होती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद इस पर थोड़े बहुत ग्राफ बताएंगे, पहले इतना देख लो। देखो भाई, W इक्वल्स टू W नॉट प्लस के लिखा हुआ है, W को हम लिख देंगे h न्यू, और यहाँ पे h न्यू नॉट प्लस के। अब ये जो न्यू नॉट है, ये जो न्यू नॉट है, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर कब आएगी? जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी।
तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम से कम न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर। तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है मेटल के सरफेस से। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि पहला ग्राफ है, मान लो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे दिखा देंगे और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी को मैंने वाई एक्सिस पे दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे। तो पहला ग्राफ बना देते हैं इस तरीके से। यहां पे अगर x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा माइनस एच न्यू नॉट। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, 0 कॉमा माइनस एच न्यू नॉट। और दूसरा पॉइंट, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा न्यू नॉट। तो दूसरा पॉइंट हमें यहां पे मिल गया, न्यू नॉट कॉमा 0। तो ये मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, न्यू नॉट कॉमा 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। और यहां पे अगर स्लोप निकालना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सब मैथ में पढ़ा हुआ है। dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी और एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन h आ जाएगा। तो यहां पे स्लोप होता है h। ठीक है, इसके बाद यही दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एच न्यू, एच को एच सी बाय लैम्डा लिख देते हैं, माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सेस पे ले रहे हैं और 1 बाय लैम्डा को एक्स एक्सेस पे। तो 1 बाय लैम्डा को एक्स एक्सेस पे ले लिया, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सेस पे ले लिया। अब यहां पे एक्स को अगर 0 पुट करोगे तो वाई आ जाएगा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और अगर y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 1 बाय लैम्डा नॉट। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल रहा है, 0 कॉमा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। और एक पॉइंट हमें यहां पे मिल गया 1 बाय लैम्डा नॉट कॉमा 0। तो ये ग्राफ बन जाता है काइनेटिक एनर्जी और 1 बाय लैम्डा के बीच में। अब यहां पर भी डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो ये चीज कांस्टेंट है 0 और एच सी एक्स का डिफरेंशिएशन एच सी हो जाएगा। तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और 1 बाय लैम्डा के बीच में। तो ये हमने दो ग्राफ यहां पे पढ़ लिए, फटाफट इसको समझ लो। तीसरा ग्राफ देखो, तीसरा देखते हैं हम। पहले तो काइनेटिक एनर्जी को वैसे ही लिख देते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू स्टॉपिंग वोल्टेज। इस बार स्टॉपिंग वोल्टेज को हमें y एक्सिस पे लेना है, तो स्टॉपिंग वोल्टेज को y से दिखा देते हैं और फ्रीक्वेंसी को x से। तो ग्राफ बना देंगे यहां पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी न्यू नॉट के बराबर। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है हमें, x 0 है तो y है माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, और यहाँ पे y 0 है तो x है न्यू नॉट। तो ये ग्राफ हमें मिल गया स्टॉपिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो यहां से हमने स्टॉपिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देख लिया। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी अगर स्लोप निकालना चाहें तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। तो यहां पर dy बाई डी एक्स करोगे तो h बाई ई आ जाएगा, तो यहां पे स्लोप हो जाएगा h बाई ई। और एक लास्ट ग्राफ रह गया है जो कि चलो वो मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझा देता हूं। लास्ट ग्राफ तुमको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझा देते हैं।
तो ये ग्राफ है मीन स्क्वायर स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो मीन स्क्वायर स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ हमें दे रखा है और इसमें ये चीज हमें n दे रखी है, ये चीज हमें l दे रखी है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी और दूसरा वर्क फंक्शन भी बताना है, h और w दोनों बताना है। तो सबसे पहले तो मैं वही काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूँ h न्यू माइनस h न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ये मीन स्क्वायर स्पीड h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा 2h न्यू बाय m माइनस 2h न्यू नॉट बाय m। ठीक है, तो v स्क्वायर को हमें y एक्सेस पे लेना है और 2h बाय m इसको x एक्सेस पे। ठीक है, अब x को अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2h न्यू नॉट बाय m। x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2h न्यू नॉट बाय m, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू न्यू नॉट आ रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, एक हमें ये वाला पॉइंट पता है, एक हमें ये वाला पॉइंट पता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है माइनस 2h न्यू नॉट बाय m 0, माइनस 2h न्यू नॉट बाय m, और ये वाला पॉइंट हमें पता चल गया न्यू नॉट 0। अब देखो ये वैल्यू n जो वैल्यू है वो न्यू नॉट के बराबर है, और माइनस 2h न्यू नॉट बाय m जो है वो माइनस l के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें l दे रखा है, वो माइनस l के बराबर है। न्यू नॉट को n पुट कर दो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2hn बाय m इक्वल्स टू l, तो यहां से h आ जाएगा ml बाय 2n। तो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट यहां पे निकाल दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो निकाल दी है। अब हमें निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट, तो h की वैल्यू डाल देते हैं ml बाय 2n इंटू न्यू नॉट की वैल्यू n से n कट जाएगा, तो ml बाय 2, ये आ गई वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो ये दो वैल्यू हमें यहां पे बतानी थी, एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट की और दूसरा वर्क फंक्शन की। तो अगला टॉपिक है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, ना कि वेव नेचर को। तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेव थ्योरी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई? तो पहला इसका फेलियर है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने मेटल का सरफेस ले लिया, एग्जांपल देके समझाता हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक मेटल का सरफेस है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। एक इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है वो है मान लो 2 जूल्स का, ये खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 2 जूल्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 जूल की टोटल एनर्जी चाहिए। तो 10 जूल की टोटल एनर्जी चाहिए। तो वेव थ्योरी ने क्या कहा? वेव थ्योरी ने कहा कि लाइट की अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब, इंटेंसिटी को बढ़ाया तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स, अच्छा चलो मान लो एक फोटोन की एनर्जी ले ली मैंने 1 जूल, एक फोटोन की एनर्जी 1 जूल ले ली। नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने पहले 10 लिए, तो टोटल लाइट के पास 10 जूल की एनर्जी है। नंबर ऑफ फोटोन मैंने 20 ले लिए, इंटेंसिटी को बढ़ाया 20 ले लिए, तो 20 जूल की एनर्जी। तो वेव थ्योरी ने क्या कहा कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, और लाइट की एनर्जी अगर सफिशिएंट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो उन्होंने कहा कि यहां पे 10 जूल की एनर्जी टोटल चाहिए, और फोटोन अगर हम 20 ले लें तो 20 जूल की एनर्जी, तो सफिशिएंट एनर्जी से ज्यादा हो गई। तो यहां पर ये फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। मान लो नंबर ऑफ फोटोन ले लिए मैंने 20, तो टोटल एनर्जी हो गई 20 जूल्स। तो 20 जूल की एनर्जी और टोटल वर्क फंक्शन की है 10 जूल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ऐसा वेव थ्योरी ने कहा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि आइंस्टाइन ने भी बताया था कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो खाली नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एक फोटोन की एनर्जी है 1 जूल की और वर्क फंक्शन है 2 जूल का, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर यहाँ पे तुमने 20 फोटोन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन को तो 5 ही फोटोन निकालेंगे, बाकी 15 तो वेस्ट है। 5 फोटोन निकालेंगे क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, हर फोटोन की वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा, तब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे।
ना कि कई सारे फोटोन मिलकर वर्क फंक्शन से ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि कई सारे फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पहला फेलियर है वेव थ्योरी का। उसने कहा भाई इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ऐसा नहीं हो पाया। सेकंड, उसने कहा कि लाइट की एनर्जी को अगर हम बढ़ा देते हैं, लाइट की एनर्जी को अगर बढ़ा देते हैं, अब मान लो फोटोन की एनर्जी उसने ज्यादा ले ली, वर्क फंक्शन है 2 जूल्स और फोटोन की एनर्जी उसने ले ली 3 जूल की, तो अब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब उसने कहा कि दोबारा वही चीज, उसने कहा इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उससे भी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं W = W0 + K, तो W तो 3 जूल है, W0 है 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1। अब तुम जितना मर्जी इंटेंसिटी को बढ़ा लो, जितना मर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा लो, पर हर फोटोन की एनर्जी तो 3 ही रहेगी, बस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये इक्वेशन हमेशा रहेगी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1 रहेगी जब तक फोटोन की एनर्जी को ना बढ़ाया जाए, और फोटोन की एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, ना कि इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी को जितना मर्जी बढ़ा दो, फोटोन की एनर्जी 3 रहेगी, और फोटोन की एनर्जी 3 रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी 1 ही रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ेगी इंटेंसिटी को बढ़ाने से। तो ये दूसरा फेलियर था वेव थ्योरी का। उन्होंने कहा कि भाई इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं हो पाया। तीसरा केस उन्होंने बताया कि जो लाइट किसी भी सरफेस पे अगर पड़ती है तो सबसे पहले लाइट की जो टोटल एनर्जी है वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उन्होंने कहा कि लाइट की जो एनर्जी है वो पहले पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करके चेक किया। अब देखो, अगर लाइट पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लाइट की जो एनर्जी है, तो ऐसा होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, 1 मिलीसेकंड, 1 नैनोसेकंड, जितना भी टाइम हो, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा कि लाइट की एनर्जी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तब देखा जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पे पड़ी उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं आया, नैनोसेकंड का भी नहीं आया। तो जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पे पड़ी उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वेव थ्योरी का तीसरा फेलियर है कि जो लाइट की एनर्जी है वो मेटल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो जिस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अगर लाइट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर है तो। ये 3 फेलियर है वेव थ्योरी के, समझ लो इनको ध्यान से। तो ये अपना अगला टॉपिक है डी ब्रोगली वेव। तो इसके बाद डी ब्रोगली भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि लाइट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि लाइट के पास 2 नेचर होते हैं भाई, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। उसने कहा यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल 2 नेचर को शो करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ऐसा कब करते हैं? पार्टिकल तो वो है ही, वेव नेचर कब शो करते हैं? जब उनके पास स्पीड होती है। अगर उन पार्टिकल के पास स्पीड है तो वो वेव नेचर शो करेंगे। तो इन्होंने वेवलेंथ भी निकाल दिया, जो पार्टिकल स्पीड में मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड से उन्होंने वेवलेंथ भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि एक आइंस्टाइन की एनर्जी का फॉर्मूला लो और एक प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लो, hc/λ, दोनों को इक्वल पुट कर दो, mc² = hc/λ, c से c काट दो तो mc = h/λ, ये लैम्डा इधर आएगा तो यहां से वेवलेंथ आ जाएगा h/mc। तो ये वेवलेंथ तो उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, और जिन पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं है उनके लिए mv। जिन पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं है उनके लिए वेवलेंथ हो जाएगा h/mv, जो उनकी स्पीड होगी। तो उन्होंने कहा जितने भी पार्टिकल स्पीड में मूव कर रहे हैं सब पार्टिकल वेव हैं और ये उनकी वेवलेंथ होती है। और डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है उस पर हमें देख रहे हैं कि कहीं भी चार्ज वगैरह नहीं है, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, खाली स्पीड ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एक तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दूसरा इसका वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है।
अब यहाँ से अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी हो जाए तो वेवलेंथ 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी को बहुत ही कम 0 कर देंगे तो वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया। इसके बाद लास्ट आता है डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ अब निकालने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। तो जैसा कि लैम्डा का यहाँ पे फॉर्मूला है h/mv, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, और इस mv को हम लिख सकते हैं p। तो लैम्डा हो जाएगा h बाय मोमेंटम, p मोमेंटम, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो मास को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और एक m डिवाइड में ले जाओ तो यहाँ पे mv²। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो राइट साइड में बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो p²/2m काइनेटिक एनर्जी, याद हो सेम चीज तुमने 11th क्लास में पढ़ी है। तो p²/2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो p² इक्वल्स टू 2mk। तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो आ जाता है √2mk। तो p की जगह हम लिख सकते हैं h/√2mk। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये भी फॉर्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू स्टॉपिंग वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज V0। जो कांस्टेंट है उनको मैं अलग कर रहा हूं, √2me और √V0। जो कांस्टेंट है उनको मैंने अलग कर दिया। m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम, और नीचे √V0, और इसको तुम अप्रॉक्सीमेटली 12.3 भी लिख सकते हो। 12.3 एंगस्ट्रॉम डिवाइड में √V0। तो ये आ जाता है डी ब्रोगली वेव लेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ध्यान से पढ़ना। बाकी इस पे एक हम क्वेश्चंस की वीडियो बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के डाल देंगे।